माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं। जो हमने लेसन शुरू किया था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हमने 2 लेक्चर आपको बताए थे। पहले लेक्चर में हमने माध्यम के अपवर्तनांक के बारे में बताया था। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका अपना एक वो गुण होता है, और उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमने बाकायदे उसका सूत्र दिया था। n बराबर c/v होता है, जहाँ n उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है, c वायु निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और v माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। यह उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है। इस सूत्र से हमने ये भी बताया था कि जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है वह उसकी चाल पर डिपेंड करता है। यानी इसका मतलब ये कि अगर माध्यम बदल जाएगा, माध्यम बदलने मतलब अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जैसे वायु से जल में जाएगी या जल से कांच में जाएगी, तो उसकी चाल बदल जाएगी और चाल उल्टा हो जाएगी। और ये चाल बदल जाने से उसके मार्ग में विचलन आ जाएगा, और इस विचलन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश में एक अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन घटना में बताया था जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें हमने अपवर्तन के नियम भी बताए थे। आज हमें बात करनी है क्रांतिक कोण के बारे में। इसी चैप्टर में क्रांतिक कोण क्या होता है ये जानना है। तो क्रांतिक कोण जानने के लिए पहले इसको ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम, ठीक है। और ये आपका सघन माध्यम है, ठीक। विरल और सघन माध्यम को हमने नाम नहीं बताया है। विरल मतलब इसका अपवर्तन कम है और इसका अपवर्तन ज़्यादा है। और ये बात मैं जानता हूँ कि अगर कोई किरण विरल से सघन आएगी, विरल से सघन आएगी तो चाल इसकी घटेगी, चाल घटेगी मतलब इसका अपवर्तन ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो चाल घटती है। हम इसको बता चुके हैं। n बराबर c/v फार्मूला होता है। जहाँ पे चाल आपकी अपवर्तन बढ़ेगा वहाँ चाल घटेगी। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल घटेगी, और चाल घटेगी जिससे यह अपने मार्ग से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसकी परिभाषा बनाने के लिए हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। एक किरण सघन से विरल जा रही है। अब सघन माध्यम में किरण है तो ये ऐसे नहीं जाएगी, सीधे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसकी चाल बदल रही है। जब चाल बदल रही है तो सीधे ना जा करके या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो चूंकि सघन से विरल जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, और अभिलंब से दूर है तो इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, और इसका नाम होता है अपवर्तित किरण। अब आप ये बताओ, ये कोण कौन बनेगा? आई बनेगा, आपतन कोण। और ये कोण कौन बनेगा? आर बनेगा, मतलब अपवर्तन। तो हमारा प्रश्न ये आपसे है, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और दूर हटेगी तो आर का मान आई से ज्यादा होगा कि कम होगा? तो आर का मान आई से क्या है? ज्यादा है। और जब आर का मान आई से ज्यादा है तो मान लीजिए आई यहाँ पर 50 है। आई कितना मान लो? 50 है। तो यार 50 तो ज्यादा होगा, मतलब 70 होगा, 60 होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आई बढ़ाते चले जाएं
तो ये आर भी बढ़ता चला जाए। और कैसे बढ़ेगा, मतलब आई को और बढ़ा दे, थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दे तो ये और इधर झुक जाए, और इसको बढ़ाते तो और झुक जाए। मान लीजिए इसको हम और बढ़ा दें तो ये और झुक जाएगा इससे, और ऐसे बढ़ा दें तो और झुक जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा समय आएगा कि जब ये आर 90 हो जाए, एक ऐसा समय आएगा कि आर 90 हो जाएगा, और जिस आपतन कोण की यहाँ आई बनता है ना, और जिस आई के लिए या जिस आपतन कोण के लिए इस आर का मान 90 अंश हो जाए, जिस आई के लिए आर का मान 90 अंश हो जाए, तो समझ लेना वो कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई किरण सघन से विरल जाएगी तो सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो वह आपका कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब क्रांतिक कोण के लिए चित्र ऐसे बनेगा, जैसे हम अभी तो एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे हम एक बार फिर से विरल और सघन बना लें। तो हमने कहा अगर मान लीजिए यहाँ से किरण चली, सघन माध्यम से कोई किरण चल रही है, और ये मान ले कि यह आपका कोण आपतन कोण सी के बराबर है। सी मतलब क्रांतिक कोण ही है, और क्रांतिक कोण अगर है तो कन्फर्म है, ये पक्का ये है कि इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि यह तो आपकी परिभाषा में आता है। अगर आपका 90 से कम होता तो क्रांतिक कोण नहीं होता, क्रांतिक कोण से कम। तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे, ये क्रांतिक कोण। तो परिभाषा आपकी क्या हो गई, यही चित्र से परिभाषा बनाएंगे, जो आप लोग लिखना है परिभाषा क्या, कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर इसके बाद हम विरल माध्यम को अगर हम वायु माध्यम मान लें, विरल वायु मान लें, और इस सघन माध्यम को हम कौन सा माध्यम ये नहीं पता है, कांच है, जल, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इसका एन मान लें, और एन मान लें तो फिर यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। और स्नेल का नियम में ये बताया गया था, जो हमने लिखा था स्नेल नियम में, N1 साइन आई, ये है स्नेल नियम, लिखे दे रहे यहाँ पर लिखे दे रहे हो, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। तो N1 आपका मान लीजिए N जहाँ चली है, I आपका कोण कितना C है, और N2 किसका पड़ता है, Y का 1 होता है, और R कितना 90 है। तो N साइन C 1 साइन 90, मतलब N साइन C बराबर साइन 90 मान 1 होगा, तो साइन C बराबर 1/n। ये आपका वायु और किसी अन्य माध्यम के लिए निकल कर आ गया, यानी ये सूत्र निकला है। और इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, साइन C 1/n का मतलब है कि अगर n मतलब अगर इस माध्यम का हमें अपवर्तन पता है तो हम उसके क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं, मतलब उस माध्यम के लिए हम क्रांतिक कोण की गणना कर सकते हैं। और इस सूत्र से एक चीज और समझ में आ रही है कि जो क्रांतिक कोण होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जिस प्रकाश की किरण के लिए माध्यम का अपवर्तन कम होगा, जिस प्रकाश की किरण के लिए माध्यम का अपवर्तन कम होगा, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है, क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्रांतिक कोण क्या है। हमने दो माध्यम बनाए, विरल और सघन। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई किरण सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, तो सघन से विरल गई, तो हमने कैसे आपतन कोण पर डाला कि इसके लिए अपवर्तन कोण मान 90 हो गया, तो ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल C।
तो फिर स्नेल का नियम N1 sin i बराबर N2 sin r, N1 आपका n है, इसका संगत कोण मतलब जो i जो होता है वो c sin c, और ये विरल माध्यम जिसका प्रथम 1 होता है और sin 90 n sin c बराबर 1 sin c बराबर प्रति n। ये c क्रांतिक कोण है, n माध्यम का अपवर्तनांक है। क्रांतिक कोण माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वहाँ क्रांतिक कोण अधिक होगा। और एक संबंध भी होता है, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक भी संबंध भी कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये आपका क्रांतिक कोण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी में आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है कि जैसे जैसे क्रांतिक कोण पे आपने किरण डाली तो ये आपका 90 अंश हो गया। अगर क्रांतिक कोण से और अधिक कोण मतलब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण पे डाल दो, मतलब इससे और अधिक कोण पे डाल दो, तो यही आपका जो किरण अपवर्तन के पास जो किरण है ये इधर आ जाएगी, उसी दिशा में वापस लौट, उसी माध्यम में लौट आएगी, मतलब अपवर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट आएगी। मतलब क्रांतिक कोण से अधिक डालेंगे तो उसी माध्यम वापस लौट आएगी। तो यह घटना आपकी पूरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसका आगे हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बताना है, यह भी क्रांतिक कोण आता है।